बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हुआ, मुज़ाकराती अमल तेज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और फील्ड मार्शल की ईरानी सदर समेत वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुमकिन ब्रेक थ्रू के इम्कानात हैं। जो अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स खबर दे रहे हैं उनके मुताबिक 50-50 चांसेस हैं, या तो मुज़ाकरात की तरफ बात चली जाएगी और इसके साथ साथ जो है वो मुआहदे के हतमी मतन का जायज़ा लिया जा रहा है। ये बयान आया ईरान की तरफ से और ट्रंप को मुतालबात तस्लीम करना होंगे, बसूरत दीगर अमेरिका का नुकसान होगा, ये ईरानी वजारत दिफा का कहना है। ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला ईरान का नक्शा भी शेयर कर दिया है और ट्रंप इंतजामिया की आइंदा 3 रोज़ में ईरान पर हमले की तैयारी। ये CBS न्यूज़ ने ये एक बड़ा दावा जो है वो किया है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तजियाकार है। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर इरफान फ़ानी माहिर आलमी अमूर हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। आमिर खाकवानी साहब आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा अगर आप इस अहाता कर दें, ये जो मुलाकात हुई, अभी जो दौरा हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, इसके बाद की जो सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? कुछ मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं सर? जी, बहुत शुक्रिया शाह सामा। आपको पता है कुछ पिछले दिनों से एक एक्टिविटी जारी थी पाकिस्तान की तरफ से। जी। अब पाकिस्तान ने इसमें ये नहीं कि पाकिस्तान को किसी ने कहा था कि आप इस सालसी की तरफ जी। जाएं, पाकिस्तान ने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया था। और उसके अंदर दरमियान में एक डिप आई जब कुछ नहीं हो रहा था और एक ऐसे था कि वॉर क्राई वॉर क्राई वॉर क्राई हो रही थी। और अमेरिका कभी तहजीबें बताने की बात करता था, कभी 42 दिन से ज्यादा बात करता था, लेकिन पाकिस्तान उस जमाने में कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट रहा विद द अमेरिकन आल्सो एंड विद द इरानियंस आल्सो। अब उसके बाद ये एक नई डेवलपमेंट आई है जिसके अंदर, और दूसरा उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इंटरनली भी था। जी। इंटरनल प्रेशर तो वो बर्दाश्त कर रहा है, तो मैं उस प्रेशर को काउंट ही करूंगा, क्योंकि अगर इंटरनल प्रेशर होता तो अभी तक हो सकता है जंगबंदी या कोई एक मायदा कर चुका होता, लेकिन उसको सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ इसराइल, बिकॉज ऑफ शैतान याहू और तमाम वो जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, उसकी वजह से वो उसको मजबूर कर रहे हैं। बिकॉज फैसले जो होते हैं वो अमेरिका में वो नहीं होते जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, असल में बिहाइंड द डोर फैसले हो रहे होते हैं, जो पैक की लॉबी या ये जॉर्नलिस्ट लॉबी जो फैसले कर रही होती है और डिक्टेट कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं। अब उसके अंदर जो नई चीज डेवलप हुई वो ये है कि पाकिस्तान ने, आपने देखा पिछले चंद दिनों से इंटीरियर मिनिस्टर उधर था एक दफा, फिर दूसरी दफा, फिर अब आप जैसे कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल साहब उधर है। अब बात यह है कि इस तमाम चीजों से मेरी नजर में जिस तरह मैं इसको देखता हूँ, इसके अंदर बुनियादी तौर पे दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। और वो एक जो है, एक तो है कि जी अपना हॉर्मस जो है उसको खोलना और उसके ऊपर जो टॉल लगाया है अपना ईरानियन ने, और उसके ऊपर वो उस चीज के ऊपर उन्होंने एक ट्रांजिट कंट्रोल अथॉरिटी, स्टेट कंट्रोल अथॉरिटी बना दी है, जो कहते हैं कि जो भी जहाज गुजरेगा वो वहां से गुजरेगा तो वो टॉल लेंगे और वो टॉल वो इस्तेमाल करेंगे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। कहते हैं जी हमें जो नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी, अब वो टॉल जो है वो डिबेटेबल है किसी भी तरीक़ाकार से। स्टेट ऑफ मोहम्मद को खोलने की हद की बात अगर आप जाएंगे तो दूसरी चीज आ जाएगी जिसके बाद ईरान, जिसके बाद अमेरिकन जो है वो राजी नहीं होंगे। दूसरी बात है ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है। अब उस एनरिच्ड यूरेनियम के अंदर जो है खामनाई साहब का नया एक बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जी हम किसी भी तरीके से उसको किसी मुल्क के हवाले नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी आप इन तमाम चीज़ों को स्टिक करें। और ईरानियंस की जो डिमांड है वो आपको पता ही है, अमेरिकन से वो कहते हैं जी हमारे जितने हमारे जितने आपने एसेट्स फ्रीज किए हैं उनको ख़त्म करें, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी आप ये जो वॉर ऐसा हमें वो दें अपना नो वॉर, कि इसके बाद कोई हमला नहीं होगा। अब इसके अंदर जो चीज होती नजर आ रही है वो ये कि ईरानियन एक ग्रेस पीरियड मांग रहे हैं। यानी ग्रेस पीरियड इस तरह से मांग रहे हैं कि वो चाहते ही है कि 30 डेज का एक मायदा ऐसा हो, लेटर ऑफ इंटेंट ऐसा साइन हो जिसके अंदर उनको 30 से 35 से 40 दिन का एक ग्रे पीरियड ऐसा मिले जिसमें वो ये जज कर सकें कि अमेरिकन जो कुछ उनसे कमिट कर रहे हैं वेदर दैट इज राइट, और उसके बाद या कोई ऐसी बात है कि जिससे वो डेविएट कर जाएंगे। क्योंकि अभी बात हो रही है लेटर ऑफ इंटेंट की। फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक तो दोनों पार्टी, दोनों मालिक जो हैं अपने उन पॉइंट्स के ऊपर स्टिक हुए हुए, जो पॉइंट्स उन्होंने एक दूसरे से शेयर किए। अब इसके अंदर जो चीजें अंडर डिस्कशन है उसमें है कि जैसे अनरिच यूरेनियम है,
तो उसके हिसाब से वो किस तरह होगा, क्या किसी और थर्ड पार्टी के हवाले होगा। इससे पहले आपको पता है वो रशियंस को जब 1+4 माहदा हुआ था तो वो रशियन को दे दिया गया था। जी। अब क्या ऐसी चीज होती है और उसके साथ साथ क्या रशिया ये लेने के लिए तैयार है। फिर जो ये ग्रेस पीरियड्स के अंदर वही कहते हैं कि आप हमारे एसेट्स में कुछ परसेंटेज रिलीज करें जो हमारे अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं। तो मेरा ख्याल जो अंदर से जो खबरें निकल रही हैं इधर उधर से, अभी तक कोई अपना एक कंक्रीट चीज तो सामने आई नहीं है। लेकिन चूंकि मार्को रूबियो की भी एक इंडिया में स्टेटमेंट आई है कि हाँ जी हम किसी न किसी अपना अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं। इसके साथ साथ ट्रम्प ने भी कहा था कि जी हम जो है वो वी आर टॉकिंग विद द राइट नेगोशिएटर्स। अब उसके ऊपर दूसरा ये है कि एक चीज जो डेवलप हुई है वो मेरा ख्याल जो प्रेशर लेके आ रही है वो है जो पीटन का चाइना का विजिट हुआ है और उसके बाद जो कुछ स्टेटमेंट 47 पेज उनका मेमोरेंडम है जो सामने आया, उसमें अगर आप ईरान के हिसाब से उठा के देखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा जी ईरान के ऊपर किसी किस्म की का अटैक या किसी किस्म की चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप किसी ने, और चाइना ने भी ये कहा था कि जी सदर शी जिनपिंग ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कह दिया था, उन्होंने कहा था कि जी बाहमी तनाजात हम दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका भी और चाइना भी। क्योंकि अमेरिकन वहां गए हुए थे इसलिए उन्होंने अमेरिका और चाइना का नाम, ये रशिया गया, रशिया जब रशियन प्रेसिडेंट गए तो वहां भी उन्होंने कहा कि ये बड़ी ताकतें हैं। तो ये नेचुरली तीन तो क्योंकि मल्टीपोलर हो रही है तो तीन ताकतें तो हैं। तो अब इस बैकग्राउंड में ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ऐसा लेटर ऑफ इंटेंट, कोई एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट साइन हो जाएगा जिसके जरिए कुछ चीजों को तय करके ये कहा जाए कि जी अगले 30 दिन में या अगले 15 दिन में दोनों पार्टियां साथ बैठेंगी और जो पॉइंट्स जो मैंने आपसे अर्ज किया जो हैं, जिसमें न्यूक्लियर भी है, जिसमें एसेट्स भी हैं, जिसमें एश्योरेंसेस भी हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर इरफान साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ भी ये बयान दे रहे हैं कि मामला किसी हल के करीब पहुँच चुका है, सियासी उम्मीद है या कुछ सिफारती इशारा है, किस तरह आजुर में देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने ना इस जंग को रोकने के लिए और दुनिया को जंग से बचाने के लिए अपनी सफारती, अपनी मिलिट्री और अपनी मुआशी सलाहियतों से बढ़कर किरदार अदा किया है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त देखें अब तक जो कुछ हो रहा था ना वो सिचुएशन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक धमकी दे रहे हैं और उसके बाद उससे पीछे हट रहे हैं। कभी वो कहते थे कि पाकिस्तान के कहने पे मैं पीछे हट रहा हूँ, कभी कहा कि मैं कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई के कहने पर पीछे हट रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जंग उस मरहले तक पहुंच चुकी है, ये तमाम मुज़ाकरात के जो मामलात हैं, कि जहाँ पे हमारे पास कोई दरमियान का रास्ता नहीं है। या तो इस मरहले के बाद एक परमानेंट डील है या इस मरहले के बाद दोबारा से जंग है। तो अब कल पेंटागन के साथ भी उसने एक मीटिंग की है पेंटागन में, और साथ में इस वक्त आप इजराइल के अंदर भी देखें तो बेन गोरियन जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी तादाद दुगनी तिगनी हो चुकी है। तो मतलब एक तरफ प्रेशर के टैक्टिक्स भी हैं कि अगर ईरान उस डील के ऊपर नहीं आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वायर्ड है, जो ओबामा से अच्छी डील हो और वो डील जो अपने लोगों को बेच सके कि मैंने जो डील की है वो उनसे बेहतर है। और ईरान जो है इस वक्त उसका मैंने नेवी को तबाह कर दिया है, उनकी मैंने एयरफोर्स को तबाह कर दिया है और उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री जो सक्सेस है उसको वो बेचना चाह रहे हैं अपनी आवाम को। लेकिन जो अगर आप अमेरिका के भी आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, जो कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर लोग हैं वहां पे, वो सारे के सारे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो स्ट्रेटेजिकली ये जंग जो है ये अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। और स्ट्रेटेजिकली ये जंग जो है ये अमेरिका हार चुका है। अपनी तमाम जो पावर्स, रिलेटिव पावर्स थी अगेंस्ट द चाइना, अगेंस्ट द रशिया, नेटो आपसे दूर हो गया, यूरोपीय यूनियन आपसे दूर हो गया, कोई भी मुल्क जो है वो आपके कहने पे इस जंग में आपकी मदद को नहीं आया। तो अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है इस जंग के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स जिसकी तरफ गनफर साहब भी इशारा फरमा रहे थे कि जो डोमेस्टिकली उसको प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी इस बात पर उसको मजबूर कर रहा है कि किसी तरह से वो किसी डील पर पहुंच जाए। लेकिन जो इस वक्त जैसे कल मार्को रूबियो फरमा रहे थे, कह रहे थे कि जो स्टम्बलिंग पॉइंट है इस वक्त बिटवीन द ईरान एंड द यूएसए,
दैट इज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। कि आप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड जो किया है यूएसए ने, ईरान की यह डिमांड है कि यह ब्लॉकेड खत्म हो, और ब्लॉकेड खत्म होने के बाद जो है वो जो टोल जो चार्ज करेगा ईरान वो तो करेगा, और वो उसको अपनी सोवरेनिटी उसके ऊपर जो है वो डिक्लेयर कर चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारी सोवरेनिटी है। इजराइल एक तरफ आपको नो इनरिचमेंट कहता हुआ नजर आता है, और डोनाल्ड ट्रंप नो न्यूक्लियर वेपन की बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप नो इनरिचमेंट की बात नहीं कर रहा, जीरो इनरिचमेंट, या वो स्टॉक पाइल्स मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा, या रेंज ऑफ द मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा, या एक्सेस ऑफ द रेजिस्टेंस की बात। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो एक खास मुद्दत तक अपना जो न्यूक्लियर वेपनाइज जो प्रोग्राम है वेपन का, उसको सस्पेंड करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अभी तक हम जितने भी लोग तजिया कर रहे हैं वो उस 10% इंफॉर्मेशन के ऊपर है जो इस वक्त सतह के ऊपर मौजूद है, और उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन 90% जो चीजें हैं वो बिहाइंड द टेबल और डॉक्टर साहब आपके साथ हूं जो टेबल और बिहाइंड द कर्टन हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आमिर खाकवानी साहब की तरफ बढ़ने से पहले अगर मार्को रूबियो गो आपने उसको तस्हीह कर ली, जो आपने कहा है ना कि मार्को रूबियो ने फरमाया, उसको आपने तस्हीह तो कर ली, अब इस पे मीम्स बने तो आपने हमसे शिकवा नहीं करना किसी किस्म का। आमिर खाकवानी नहीं फरमाना जो है वो बात का इन्वर्टेड कॉमा में भी होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, सर कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और वो पॉइंट्स खासकर जिसके ऊपर आप समझते हैं कि डेडलॉक बरकरार है अभी तक? देखिए, जो सबसे ज्यादा जो जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप सीरियस नजर आ रहे हैं, सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, फोकस उनका बहुत ज्यादा है, वो तो न्यूक्लियर ही है। और वो बिल्कुल एक ये ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इरफान साहब ने, कि वो जीरो एनरिचमेंट की बात तो नहीं कर रहे, कि वह ठीक है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी सूरत में एनरिच जो यूरेनियम है जो 60% हो चुकी है वो ईरान के पास छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। और दूसरा ये भी कि भाई उसको दोबारा कम से कम 3.6 वाली जो पुराना जो था वो भी उनको जाना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है बिल्कुल एक रेड लाइन है अमेरिकन की। अब ईरान का ये है कि ईरान के लिए भी ये बहुत ही अहम मामला है। असल में देखें, ईरान के लिए इसलिए ज्यादा अहम है कि इसी पर सारा उनका वो डिपेंड रहा है, लड़ाइयाँ रही हैं, सारी चीजें रही हैं, वो सारा उनके मामला रहे हैं कि अगर वो इससे बिल्कुल विड्रा कर देते हैं तो ईरान में देखें, ईरान और अमेरिका दोनों के पास जो असल मसला है दोनों की लीडरशिप के लिए, वो प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने अपने अवाम को, अपने लोगों को जो लोकली जो है वो किस तरह सेटिस्फाई करना है। दोनों अपने आप को फातेह करार दे रहे हैं। ईरान अपने आप को फातेह करार दे रहा है कि मतलब ईरानी लीडरशिप तो बिल्कुल क्लियर है कि हम बिल्कुल फातेह हैं और हमने जंग जीत ली है, और ज़ाहिर है ईरानी अवाम को भी वो यही बावर कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने नहीं, उसमें ईरान की बहुत अच्छी इसमें कारकर्दगी रही। जब सुपर पावर का साथ मुकाबला हो तो अगर मुल्क अगर जवाबन बहुत ही छोटा, यानी कि 100 गुना ज्यादा मिलिट्री ताकत के लिहाज से छोटा मुल्क अगर सर्वाइव भी कर रहा होता है तो उसके सर्वाइवल भी उसकी कामयाबी होती है। तो ये खास सतह में तो ईरान को यकीनन कामयाबी है, लेकिन ईरान जिस तरह अपने आप को फातेह, और वो ज़ाहिर है ये जब आप फातेह अपने आप को करार देते हैं, अपने मुल्क के अंदर आपका एक तासुर होता है कि हमने ये जंग जीती है, तो फिर आप डील जो करते हैं वो फिर डील आपके हक में होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए ना, फेवरेबल टू ईरान होनी चाहिए। अच्छा, वो और अमेरिका बिल्कुल उसके बरक्स, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो आज भी उन्होंने ये बात की है कि भाई ये मैंने उनकी फिजाएं खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, लीडरशिप उनकी खत्म कर दी, अब ईरान को और न्यूक्लियर ईरान को इसको सब ड्रा करना पड़ेगा। अब फिर उन्होंने दोबारा ये बात हो रही है, और आपने लेटेस्ट तो मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा है कि कल संडे को उन्होंने कहा कि मैं फैसला करूंगा कि हम इसको, और अपने जो उनके नुमाइंदगान है दोनों ही जो अलग फसल से, इनका कोई डिप्लोमेसी ताल्लुक नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का है, कोई लकी कह लें सन इन लॉ है, तो वो उनके साथ मामला करके और जेडी वेंस से भी बात करके सारी करूंगा कि इसको डील को हम अच्छी डील करने में कामयाब हो जाएंगे या हम ज्यादा शदीद हमला करेंगे। वो ये मुसद्दद थ्रेट वो कर रहे हैं, 50% उन्होंने करार दिया इसको कि सूरत हाल को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी मसला ये है कि उसने भी अमेरिका में यही दावा करना है और यही क्लेम करना है कि हमने जंग जीत ली, हम फातेह हुए और हमने न्यूक्लियर का बिल्कुल डंडा ही खत्म कर दिया ईरान का। अब यही एक मसला है दोनों के लिए, सेविंग का बहुत बड़ा इशू है, और दोनों में से एक दूसरे को फेस सेविंग देने को तैयार ही कोई नहीं है, ना अमेरिकन तैयार है दे रहे ईरान को, ना ईरान तैयार है अमेरिकन को। तो ये एक चीज अभी आज जो अभी शाम को जो चीजें जो सामने आई हैं, कुछ ट्विटर वगैरह पे चलती रही ईरानी सोर्सेज से भी, उसमें एक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है
ईरान जो अपना हरमुज पे टोल टैक्स की बात कर रहा था कि उससे विड्रॉ होने का इशारा दिया है कि उसने कि हम इसको छोड़ दो किसी किस्म की टैक्स के बगैर हो, यानी ये पहले की सूरत चली जाएगी, जंग से पहले की सूरत में ओपन हो जाएगी अगर वो ब्लॉकेड खत्म हो और वो सब चीजें हो। लेकिन ईरान के साथ कंडीशन भी है ना, ईरान मतलब ये चाहता है पाबंदियां खत्म हो जाए, ये चाहता है कि जो हमारे पैसे फ्रीज हैं वो पड़े हैं वो हमें मिल जाए, फौरी तौर पर मिल जाए, और साथ ही वो ज़ाहिर है जो एक तरह का ज़र तलाफी कह लें या क्या कह लें, जो कंपनसेशन है वार की, वो भी उसके लिए एक बड़ी रकम ईरानी दे रहे हैं। ईरानियों का मसला क्या, ईरानियों की खूबी है कहें या खामी कहें किसी सतह पे, जो भी टफ बार्गेनर है, वो चीजों को लंबा खींचते हैं। अब कल मैं देख रहा था कि अरब अमारात की मुश्किल ने ये बात की है कि ईरानी के डील के हम बहुत करीब हैं सारे मामला, लेकिन ईरान वाली बात उसको ज्यादा लंबा खींच जाती है। और पिछला जो हुआ था 2015 वाला, वो आपको याद होगा कि 18 महीने 1.5 साल लगे थे और बेशुमार उसमें राउंड हुए थे, दर्जनों राउंड हुए थे और बड़ा जोर लगाना पड़ा था सबको, 1.5 साल लगे थे उसमें। तो अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझ रहे हैं कि चंद दिनों में हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। ईरानी इस बारे में डील के बारे में आप याद होगा जब इस्लामाबाद में आए थे तो वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होकर आए थे, और कई पॉइंट्स पे तो ये कहा गया था कि उनके 100 सफ़े उन्होंने बनाए हुए थे डॉक्यूमेंट्स, और हर चीज के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार होकर आए थे। तो सर मामला ये है कि बहुत क्लोज है मामला, लेकिन क्लोज भी बिल्कुल बॉर्डर पे है, यानी अभी तक भी यही कहा जा रहा है कि ये इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अब दोनों अफ्रीकों को अकल से काम लेना चाहिए, ईरानियों को भी थोड़ी लचक पैदा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के सिवा दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि वो ईरान है, मतलब अपना हरमुज वाले मामले में टोल टैक्स पे पूरा खलीज, कोई अरब मुल्क कोई नहीं चाहता कि, और मेरा ख्याल है ईरान एक बतौर न्यूक्लियर कुव्वत के भी शायद किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है। हमसायों में से क्योंकि अरब मुल्क के लिए भी बतौर न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर को तौर पे किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो कई चीजें ईरान के खिलाफ हैं इस सेंस में, तो बहरहाल उनको ये देखना होगा, कोई ना कोई सूरत निकालनी होगी। अल्लाह करे अमन, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ईरान की भी फेस सेविंग हो, कोई एक बाइज्जत एक आबरूमंदाना हल निकल आए, लेकिन ये चीजें मुश्किल हैं, आसान नहीं है। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब। ये जी ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी खाकवानी साहब ने कहा माजी का हवाला देते हुए कि ईरान चीज़ों को थोड़ा लंबा खींचता है, 18 महीने मुज़ाकरात और चीज़ें चलती रहती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है जिसके अंदर जंग बंदी है, उससे पहले एक जंग हुई, ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, धमकियों पर धमकियाँ आ रही थी, अब नया हरमुज का मामला अभी तक लटका हुआ है। तो आप समझते हैं कि इस बार भी ईरान जो है वो इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहेगा? नहीं, अब तक कालीन बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ईरानी कालीन बेचते हैं और वो एक बायर को राजी करते हैं उसकी 10,000 क्वालिटी बता के, फिर वो दरम्यान में चाय भी पिलाते हैं, खावा भी पिलाते हैं। so they are tough negotiators, there is no doubt in it। और काल्ब अपना जो उनके बाकर काल्बचौफ है, उनका भी कालीन बानी से ही उनके नाम का जो मतलब बनता है वो इसी हिसाब से निकलता है, कालीन बुनने वाला। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, दे आर नॉट इजी, बिकॉज ये स्टेक्स हैं एक मुल्क की, ये ईरान की भी स्टेक्स हैं, अमेरिका की स्टेक्स नहीं है, अमेरिका की ईगो है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब है, वॉर तो असल में देखिए ना किसके दरमियान है, वॉर तो असल में इजराइल और ईरान के दरमियान है। अब अमेरिका जो है उसकी क्या स्टेक्स है? जब वो CIA ने ब्रीफिंग दी थी पेंटागन को, पेंटागन में या अपना प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो 1500 किलोमीटर का हो कि वो अमेरिका के आके मार देगा कोई बम या मिसाइल। तो अमेरिका का क्या स्टेक पे? अमेरिका के तो वो अमेरिका के वो अड्डे स्टेक पे हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं अपना खलीजी ममालिक, तो वो तो वैसे भी नहीं होने चाहिए। अगर रसूलन आप देखें तो चाइना का कोई अड्डा है, मिलिट्री बेस है? नहीं है। रशिया का अभी रशिया ने एक मिलिट्री बेस अपना रीएक्टिवेट किया है वो सीरिया के अंदर जो डीएक्टिवेटेड था, वहाँ उन्होंने अपने वो बड़े लेटेस्ट तैयारे हैं जो उन्होंने वहाँ पे प्लेस किए, लेकिन इसके अलावा तो उनका कोई बेस आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो बात यह है कि असल में अमेरिका जो इजराइल की बेस पे जब लड़ाई लड़ेगा, और अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो नहीं है, इजराइल की लड़ाई है, तो उसमें फिर नेगोशिएशन और मुश्किल हो जाती है। आपको पता है कि इसी नेगोशिएशन किस्म का इंसान जो है याहू, तो उसकी आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई क्या हुई पता, उनकी तल्ख कलामी हुई कि वो नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल इज अ बिग स्पॉइलर। अब ये तमाम नेगोशिएशन इजराइल और अमेरिका और इंडिया की जो स्पॉइलिंग टैक्टिक्स है उसके दरमियान खेले जा रहे हैं, तो इसमें मुश्किल काम है।
ईरान अपने स्टेक्स को इतनी आसानी से नहीं देगा। ईरान सब्जुगेशन के ऊपर कोई काम मेरा ख्याल नहीं करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के जो अपना आर्मी चीफ वहां पे मौजूद है, और मेरा ख्याल वो एक फ्यूचर विजन के तहत कि जी अगर ईरान कोई चीजें गिवन कर देता है तो उसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ईरान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या खित्ते पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ईरान की पॉपुलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ईरान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग किस तरह बेहतर होगी, उसकी कनेक्टिविटी किस तरह खुलेगी। तो यही चीजें हैं जो गालिबन पाकिस्तान जिनको लेके चल रहा है। अब ये मुश्किल तो चीजें हैं, इसीलिए मैं और आप कोई चीजें, मैं और आप यहाँ बैठ के स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि जी हवा में ये चीज उड़ रही है नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान और अमेरिका दोनों खुद भी सारी बातें हवा में नहीं कर रहे। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि 50-50 चांसेस हैं, दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि हम मुआहदे से दूर भी हैं और करीब भी हैं। यही बताया ना कि दूर उस वक्त होते हैं जब अमेरिका की तरफ से एक बयान आया था कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मार देना, जैसी जंग शुरू कर देनी, फिर वो दूर चले जाते हैं। जब वो कहते हैं कि हाँ जी नेगोशिएट करते हैं, कोई 1-2 पॉइंट्स मान लेते हैं। जैसे अभी एक चीज और आई थी कि जी ये बातचीत हो रही है कि ईरान के ऊपर जो कहता है 20 साल तक वो कोई न्यूक्लियर पे काम ना करे। अब वो कह रहे हैं जी वो इट कैन बी रिड्यूस टू 10 ईयर। अब ये चीजें हैं जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल जो है ना, बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट जो है वो है न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग न्यूक्लियर एनरिचमेंट। 440 kg न्यूक्लियर यूरेनियम जो उनके पास पड़ा, दैट इज द स्टिकिंग पॉइंट। बिकॉज अगर वो उनके लीडर ये कहते हैं कि किसी को नहीं देना, तो फिर वो उस पर नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले ये रवायत है कि ये जो है ईरान इजराइल अपना रशिया को दे दिया गया था, और रशिया ने उनको प्योर यूरेनियम 3% ज्यादा करके प्योर यूरेनियम दे दिया था। तो अब पाकिस्तान भी कुछ इसी किस्म की स्टांस के ऊपर ईरान के साथ बैठा होगा कि भाई आप इस चीज को कर लो, तो अगर आप ये कर लेंगे और आपके एसेट रिलीज हो जाते हैं, आप इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं और आपका जो नेशन बिल्डिंग होती है तो वो बेहतर होगी इन द लॉन्गर टर्म। सो दैट इज व्हाई आप ये जो देख रहे हैं ना कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट ऑल सेड एंड डन, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप से जो जंग लड़ने की वो जो दफात है वो भी वापस, पावर भी वापस ले ली गई है। अब आउटराइटली विदाउट द कैबिनेट अप्रूवल ही कैन नॉट गो इनटू द वॉर। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल मुझे जंग के चांसेस या स्टैंड या ये जो मार्का हुआ था पिछली दफा में, उसके अमेरिका से चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक इजराइल इज अ बिग स्पॉइलर, और अभी भी उसने दुबई के अंदर जो उनके न्यूक्लियर प्लांट पे जो फायर हुआ है वो इराक से हुआ है। अब लोगों ने उसको डिग अप करके निकाला है और सामने आ गया है। अब इराक में किसका सीक्रेट बेस है? इराक में ईरान का तो बेस नहीं है, वो तो मैं वहाँ पे इजराइल बेस है। जो अमेरिका वो अपना वहाँ पे जो मौजूद है दमस्क अपना क्या उसको अपना इराक के अंदर, तो वहां से अगर वो फायर हुआ है तो इसका मतलब वो स्पॉइलिंग एटीट्यूड है। सो इन बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, बट ऑल सेड एंड डन, ऑल आई थिंक समथिंग वुड कम आउट ऑफ दीस नेगोशिएशन, और ये जो वॉर है इसका थ्रेट कम होगा, और किसी न किसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कोई लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो जाएगा, और हो सकता है फिर उसके बाद विद इन 30 डेज 20 डेज तो आपस में नेगोशिएशन शुरू हो जाए, और वो फिर अपना उनमें क्या होगा वो फिर आने वाले दिनों में उसकी डेवलपमेंट को देखा जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर इरफान साहब के पाकिस्तान के किरदार के बारे में पहले ये बात काफ़ी की जाती रही कि जी हम सिर्फ जो है वो सालिसा किरदार अदा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अभी भी सालिसा किरदार अदा कर रहे हैं, या एतमाद साजी के अंदर भी दोनों ममालिक के कोई ना कोई रोल पाकिस्तान पॉजिटिव प्ले कर रहा है? देखिए, मेडिएशंस को लेके ना पाकिस्तान के पास बहुत सारे लिवरेजेस हैं। सबसे पहला लिवरेज तो ये है कि एक इस्लामिक कंट्री है और ईरान के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। 900 किलोमीटर तक की आपकी एक बॉर्डर लाइन लगती है। जो दूसरी आपकी लिवरेज है वो ये है कि आप न्यूक्लियर आपके पावर इस्लामिक कंट्री हैं। आप देखते हैं कि पहले जब जनीवा के अंदर या ओमान के अंदर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मिडल ऑफ द निगोशिएशन उनके ऊपर इसलिए बॉम्ब फेंका गया क्योंकि वो न्यूक्लियर स्टेट थी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है तो कभी भी इजराइल ये जुर्रत कर नहीं सकता कि यहाँ पे मिडिल ऑफ द निगोशिएशन वो अटैक कर सके। और तीसरा जो सबसे बड़ा लेवरेज है ना पाकिस्तान के पास, जो वो ये है कि पाकिस्तान ने रियाद से लेकर तेहरान तक और बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक जो बैलेंसिंग एक्टिंग जो पाकिस्तान ने की है या बैलेंसिंग एक्टर का रोल प्ले किया है,
वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और ये सबसे अहम लेवरेज का पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर तमाम जो राइवल फोर्सेस हैं वो भी ट्रस्ट रखती हैं कि ये वो मुल्क है जो अल्टीमेटली पाकिस्तान एक मेडिएशन के अंदर अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है। आप मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सुन लें, आप डोनाल्ड ट्रंप की बारहा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अगरचे कतर का डेलीगेशन भी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है और वाशिंगटन के कहने पर वहां पे गया है, लेकिन फिर बात ये होती है कि पाकिस्तान ही इसके अंदर मेजर किरदार अदा करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और उसमें सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक ही वक्त में जो बाकर कालीबाफ हों, उनके वजीर खारजा हों, खामनाई साहब हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, सबसे किसी भी वक्त टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं अल्टीमेटली। और पाकिस्तान का अपना जो स्टेक है इस जंग को रोकने के लिए या इस खित्ते के अंदर अमल लाने के लिए वो बहुत अहम है। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से जंग रिज्यूम होती है तो अल्टीमेटली अब तक जो जंग में नुकसान हुआ है दुनिया का, ये उसके मुकाबले में कोई नुकसान नहीं है जो अगर दोबारा रिज्यूम जंग होती है तो उसके बाद जो दुनिया में नुकसान होगा। ईरान के पास अभी कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं कि अगर वो उन कार्ड्स को खेलता है जंग के बाद, क्योंकि देखें ईरान जंग की तरफ अगर दोबारा अमेरिका आता है ना तो इस बात की यह दलील है कि ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड इज द फेलियर। और ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड इस बात की दलील थी कि 40 रोजा जंग जो थी ना दैट वाज द फेलियर। और 40 रोजा जंग करने का मतलब यह था कि 40 साल तक जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं, दैट वाज द फेलियर। तो ईरान को आप मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है ईरान का कोई भी। अल्टीमेटली ईरान के साथ आपने, क्योंकि आप देखें ना अगर दूसरी दफा अगर जंग का राउंड शुरू होता है तो अमेरिका क्या है ऐसा अचीव करेगा जो कि पहली दफा उसने अचीव नहीं किया। कितने और लोगों को मारेगा तो वो समझेगा कि अच्छा अब मैंने वो अपने जो मकासद हैं हासिल कर लिए हैं। रजीम तब्दील आपने करना था वो हुआ नहीं, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि अच्छा 15 दिन के अंदर अंदर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और डिलीवरी कैपेसिटी जो है वो ऑयल की अब वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब वो तो 2 हफ्ते पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स हमें बता रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए मज़ाहमतकारी के अंदर बहुत आगे निकल चुका है। और जैसे खाकवानी साहब ने भी फरमाया कि वो हमेशा तवालत देते हैं जब निगोसिएशंस होती हैं, और जिस तरह के 40-50 साल के इश्यूज हैं इनके दरमियान में वो 1, 2, 4 मीटिंग्स के अंदर हल होने वाले हैं भी नहीं। इसी वजह से ईरान ने यह कहा है कि पहले लेवल पे हम ये ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड को आप खत्म करो और पहले लेवल पे जंग बंदी को मुस्तकिल करें। मतलब हमें ये गारंटी चाहिए कि दोबारा से हमारे ऊपर आप हमला नहीं करेंगे। अच्छा जब ये हो जाएगा तो उसके बाद कोई 1.5 महीना 2 महीने बैठ के हम मुख्तलिफ राउंड्स के अंदर उन तमाम इश्यूज को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे जिनके ऊपर इन दोनों जो फ्री कैन हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं। और पाकिस्तान पहले दिन से लेके अब तक अगर इस जंग बंदी के अंदर किसी ने मरकजी किरदार अदा किया है, कलीदी किरदार अदा किया है, तो वो बिलाशुबा पाकिस्तान है। ये मैं बहसियत पाकिस्तानी होने के नाते ये बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की प्रेस जो है वो इस वक्त कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर CNN हो, CBC हो, अल जजीरा हो, जहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं उनकी तौसीफ ना की जाए, उनकी तारीफ ना की जाए कि कैसी जेन्युइन एफर्ट पाकिस्तान इस सिलसिले के अंदर कर रहा है। तो मुझे ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहा है कि अच्छा 50-50 चांस है। अच्छा उसामा, एक बात और भी, जो ईरान जो रेजिस्ट कर रहा है ना या तवालत दे रहा है, ईरान के लिए प्राइड एंड डिग्निटी की बात है। देखें उसको ये पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो कोई एक शर्त मान लेता है ना तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि अच्छा अब आप ऐसा करो, आप जो आपके मिसाइल हैं उनकी रेंज भी कम करो। मिसाइल की रेंज अगर कम करने की आप बात करेंगे तो वो कहेगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको भी आप खत्म करो। तो ये एक स्लिपरी स्लोप है जिसके ऊपर ईरान को पता है मैं फिसलता जाऊंगा अगर मैंने इसको कोई स्पेस दी डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस वजह से ईरान भी मज़ाहमत करता हुआ नजर आ रहा है और दोनों जो ममालिक हैं उनको फेस सेविंग चाहिए है। तो मेरा यह ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल उस मरहले तक पहुंच चुकी है जहां पे दोनों फ्रीकैन के लिए अपनी अपनी आवाम को बताने के लिए और बेचने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मौजूद हो। बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे खाकवानी साहब आपकी तरफ रुख करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।